Hello everyone, hello children and hello guardian. My dear student, my dear children, my dear guardian. अक्सर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो मैं हमेशा इंग्लिश की वीडियो बनाता हूं और अपने छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर करता हूं कि आप जो है अंग्रेजी बोले, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला भविष्य अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो आप इलिटरेट कहलाएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, माय डियर गार्जियन, आज आपको वीडियो बनाने वाला हूँ या फिर वीडियो बना रहा हूँ, और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जो है महापुरुषों की जननी, और आने वाला 14 अप्रैल भी एक महापुरुष है हमारे भारत देश में पैदा हुए, जिन्होंने भारत का संविधान निर्माण करता, यदि कहा जाए भारत संविधान के जनक कहा जाता है। अगर मैं कहूं वह व्यक्ति जिनका 14 अप्रैल को जन्म हुआ वह कोई मानव नहीं, वह भारत में एक ह्यूज कम्युनिटी के आज के दिन वह उनके लिए भगवान बन चुके हैं। लोग उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं यह जानना जरूरी है। और जो महापुरुष आज जिन महापुरुष के विषय में मैं आपको बताने वाला हूं, दिनांक 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था और लोग आज पूरे भारत के सारे लोग, भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, भारत का जितना भी न्यायालय है, हर न्यायालय में उनका एक फोटो मिलेगा। उस महापुरुष का जन्मदिन है 14 अप्रैल। तो माय डियर स्टूडेंट, एक ऐसे महापुरुष जिनको आज भारत देश की जो भी पार्टियां हैं सब उनको सैल्यूट करती हैं। भारत का एक बहुत बड़ा कुनबा जिनको भगवान मानता है और जिन्होंने पूरे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, यानी कहा जाए नारी जाति, जिनका उत्थान उन्होंने किया है, जिन्होंने भारत में किसी भी वर्ग की महिला क्यों ना हो, भारत में किसी भी वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, बराबरी का हिस्सा नहीं था उन्हें। एक अगर पिता है ना तो पिता की प्रॉपर्टी में से बेटे का अधिकार था, लेकिन उस व्यक्ति ने समानता का अधिकार दिलाया। उस महापुरुष का जन्म है 14 अप्रैल। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं उसी महापुरुष के विषय में आज आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। फिर क्यों जानकारी रखना चाहिए प्यारे बच्चों? क्यों हम पढ़ रहे हैं, हमको जानकारी रखना जरूरी है। अगर आज लोग उन्हें महापुरुष मानते हैं, उन्होंने नारी जाति का उत्थान किया, तो हमें उस महापुरुष को जानने की जरूरत है। अगर हम नहीं जानेंगे ना, तब मुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें जानना चाहिए हर महापुरुष के विषय में। और क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अगर आप हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको हर महापुरुष की बायोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर पिचवाली, और आज मैं आपको भारत के संविधान निर्माता, द राइजिंग सन ऑफ इंडिया, दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब अंबेडकर के विषय में बताने वाला हूं। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर इनकी कहानी की पूरी अगर होल स्टोरी बायोग्राफी बताई जाए ना तो शायद 24 घंटे कम पड़ जाएंगे और शायद मैं बता भी ना पाऊं उनके सारे त्याग, सेक्रीफाइस, बलिदान जो उन्होंने देश के लिए किया, जो उन्होंने अपने जाति समूह के लिए किया, जो उन्होंने भारत में रहने वाले डिप्रेस क्लास के लोग के उत्थान के लिए उन्होंने जितने त्याग किए ना, अगर हकीकत में प्यारे बच्चों जब आप आगे बढ़ोगे, पूरी किताब उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे ना, तो आपकी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं। मैं जानता हूं, मैंने भी कुछ हद तक पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी पूरा उन्हें नहीं पढ़ पाया, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा ना, विश्वास नहीं करिएगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे।
और दुख इस बात का लगता है प्यारे बच्चों ना, कुछ पढ़े लिखे भी लोग ना हमारे भारत के जो भी महापुरुष हुए ना उनको गाली देना शुरू करते हैं। लेकिन मैं उन सभी से या जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि आप पहले किसी को पढ़ लें तब बोलिए, पहले किसी के विषय में जान लें तब उनके विषय में टीका टिप्पणी करें। और माय डियर स्टूडेंट, मैं इसलिए बना रहा हूं ना ताकि आप जानें, ताकि आप उन लोगों की कैटेगरी से हटे और हर किसी के विषय में जाने समझे तब बोले। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में। इनका पूरा नाम क्या था? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। भारत रत्न नाम नहीं था, भारत रत्न मैंने जोड़ दिया। क्यों? इनकी जो मृत्यु हुई थी यह 6 दिसंबर 1956 को इनका इंतकाल हो गया, इनकी देहांत हो गई थी। देहांत होने के उपरांत 1990 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। लेकिन दुख इस बात का है इनके मरने के उपरांत इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो मैंने लिख दिया है इनका पूरा नाम भारत रत्न। डॉक्टर मैंने क्या लिखा? क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, इनके पास यानी कहा जाए वेल क्वालिफाइड पर्सन थे, कई कई डिग्रियां थी, PhD होल्डर थे, MSc थे, DSc थे, इसीलिए इनके नाम क्या कि डॉक्टर भी लिखा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीम का नाम इनको अपनी माता से मिला। इनकी माता थी भीमाबाई। इनके भीम जो नाम है इनकी माता के नाम से मिला, क्योंकि इनकी माँ का नाम था भीमाबाई, तो वहीं से इनको भीम का नाम मिला। राव इनके पिता की टाइटल था रामजी राव सकपाल। और जब हमारे आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो महाराष्ट्र में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर बच्चे के नाम क्या है, उसके पिताजी का भी नाम होता है, तो इनके नाम के साथ इनके पिताजी का भी नाम जोड़ दिया गया, राम जी। और अम्बेडकर, अगर अम्बेडकर के विषय में तो कहानी ही है। अम्बेडकर जो टाइटल है, इनके गांव का नाम था अंबादेवेकर। इनके जो जिस गांव से ये बिलोंग करते थे उस गांव का नाम था अंबेदावेकर नाम था। और इनका जब शुरू में इनका जब बुलाया जाता था तो इनके गांव के नाम जो है जोड़कर बुलाया जाता था, भीमराव अंबेडकर कहा जाता था। लेकिन इनके जो गुरु थे ना श्री कृष्ण केशव अंबेडकर जी, ये जाति के ब्राह्मण थे और उन्होंने बाबा साहब को समझा, उन्होंने इस एक अबोध बालक को समझा और वो देख लेते इनकी काबिलियत को परख लिए, पहचान लिए। उस गुरुजी ने पहचान लिया इनकी काबिलियत को और उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की राह में इसका जाति कभी अड़चन ना आए। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि इस बच्चे के नाम के साथ मेरा टाइटल जोड़ो, मेरा सरनेम जोड़ो और आज से यह बालक जाना जाएगा भीमराव अंबेडकर के नाम से। तो धन्य है गुरुजी, आप जात के ब्राह्मण होते हुए भी आपने उस समय एक माहर जात के बच्चे को आपने इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं खुद आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे जरा देखिए, अब इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म किस जगह पे हुआ? माहो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रामजी राव सकपाल है और इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल है। और इनके जो पूर्वज थे यानी दादा के दादाजी, ये लोग क्या करते थे? इनके पूर्वज थे BEEC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनके सारे पूर्वज रोजी रोटी चलाने के लिए सब उसमें नौकरी करते थे, सैनिक की नौकरी करते थे। क्योंकि आप पता होगा आजादी के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक माहर रेजिमेंट हुआ करता था, जहां एक बाहर के जितने भी सारे लोग थे उस रेजिमेंट में जाकर नौकरी किया करते थे। इवन स्वयं बाबा साहब के पिताजी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी श्री रामजी राव सकपाल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सूबेदार थे। आगे चले, इनके गांव का नाम हमने आपको बता ही दिया, अंबादेवेकर इनके गांव का नाम था। और इनके जो गुरु थे, इनके प्रारंभिक गुरु जो थे
कृष्ण केशव अंबेडकर एक जात के ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। लोग देखो, मैं एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, कोई जाति बुरी नहीं होती, हर जात में हर इंसान बुरा नहीं होता। जात कोई बुरी नहीं होती प्यारे बच्चों, इंसान बुरा होता है। मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, हकीकत बता रहा हूँ, खासकर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो जाति विशेष के नाम को लेकर ही गाली गलौज करना शुरू करते हैं। मैं देखो, हम लोग ना, मैं टीचर हूँ, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहता कि आप किसी जात को गाली दें, आप किसी जात के धर्म को गाली दें। ऐसा कहना गलत है। वी आर एजुकेटेड। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे में क्या अंतर होगा? हम पढ़ रहे हैं ना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कोई भी आदमी इस तरह का काम करता तो उसे रोके और उसे समझाएं। कोई जाति गलत नहीं होती और ना ही हर व्यक्ति गलत होता है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद शिक्षा, उन्होंने कितनी शिक्षा हासिल की? कहने के लिए तो लोग कहते हैं उनके पास 32 डिग्रियां है, छोटी बड़ी मिलाकर उनके पास 32 डिग्रियां है, लेकिन जो मैं जहां तक मैं जानता हूं, मुझे ख्याल था मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रियां हैं जिनको आप गूगल पे देख सकते हैं या फिर कहीं भी आप सर्च मार कर देख सकते हैं उनके पास कितनी डिग्रियां हैं। मैंने लिखा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा एलिफिस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से हुई। इसके बाद उन्होंने बीए किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया। इसके बाद एमए पीएचडी उन्होंने किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया एमए और पीएचडी की डिग्री उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। इसके बाद एमएससी और डीएससी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उन्होंने एमएससी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद बैरिस्ट्री ऑफ लॉ उन्होंने किया, ग्रेस जिन से किया। इसके अलावा बहुत सारी डिग्रियां हैं प्यारे बच्चों। ये सारी कहानी थी, इनकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। इसके बाद हम चलेंगे कुछ विस्तृत जानकारी के विषय में, इसके आगे की कहानी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे की कहानी समझते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे की जो कहानी है बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो आप जरा देखें कि इनका जन्म 1891 में हुआ था और इनके पिताजी 1994 यानी 1994 में इनके पापा जो है सूबेदार के पद से रिटायर हो गए। अब घर में खाने के मतलब क्या है कि घर में खाने के फिर जैसे कि तब इनको जब उनके पिताजी रिटायर हो गए तो क्या होगा, जीवन चलाना यानी जीविकापार्जन के लिए इनके पिताजी सब परिवार सहित कहाँ चले आए? बम्बई चले आए। अब क्या होता है, 1894 में के पापा रिटायर हो गए और बॉम्बे चले आए, यानी 1897 91 में पैदा हुए थे, यानी 6 साल के बाद, यानी जब वो 5 साल के हो गए तब उनके पिताजी ने उनका नाम बॉम्बे के एलिफिस्टन हाई स्कूल में उनका एडमिशन कराया और ये माहर जात के पहले व्यक्ति से जो पढ़ने गए थे। अब देखिए कहानी क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यों ये महान क्यों है, उसके पीछे कारण है। जब एक अबोध बालक 6 साल का बालक गया स्कूल में पढ़ने, हुआ क्या? बहुत दर्दनाक कहानी है प्यारे बच्चों। जैसे ही ये बालक क्लास में इंटर करता है कि वहां के जितने भी बालक थे ना, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, सब कमरा छोड़ के बाहर निकल गए और सब कमरा छोड़ के बाहर निकल गए। जब गुरुजी आए पढ़ाने के लिए कमरे में इंटर प्रवेश किए, बोले क्या बात है तुम लोग बाहर क्यों हो? तो वहां के बच्चों ने कहा अरे सर देखिए, अरे सर देखिए। बोले टीचर सरप्राइज हो गए, बोले क्या देखें, क्या बात है? बोले सर उसको देखिए। बोले कौन है? तो पूछे कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा सर मैं भीमराव अंबेडकर। बोला यहाँ किस लिए आए हो? बोला सर पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला पढ़ने के लिए, क्या बात है? तब तक उन्हीं बच्चों में से एक ने कहा अरे सर आप पागल हो गए हैं क्या, ये माहर जात का है, माहर जात का। और इतना सुनते ही प्यारे बच्चों हुआ क्या, वहां के जो टीचर थे ना तुरंत आग बबूला हो गए। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़े प्यार से जवाब दिया सर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैंने हमारा यहाँ नाम लिखाया गया पढ़ने के लिए। टीचर ने झल्लाते हुए कहा अरे पढ़ना है तो क्या सर पर बैठ के पढ़ोगे? टीचर ने कहा क्या सर पर बैठ के पढ़ोगे? जाओ बाहर जाओ। टीचर ने इस तरह कहा कि जाओ बाहर जाकर बैठ के पढ़ो। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी
जब टीचर ने कहा जाओ बाहर बैठ के पढ़ो, दरवाजे के बाहर जाके बैठ के पढ़ो, लेकिन जानते हो उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा और मुस्कुराते हुए बाहर बैठ के पढ़ा। और टीचर के जो भी प्रश्न टीचर करते थे ना, उस सारे सवाल का जवाब उसे पता होता था। जब बच्चा हाथ भी उठाता था कि सर आई कैन गिव द आंसर, फिर भी टीचर उसे कोई वैल्यू नहीं देते थे। अब जरा कल्पना करो माय डियर चिल्ड्रेन, उस बच्चे की मेंटल स्ट्रॉन्ग को देखो, इतनी बेइज्जती सहते हुए, लेकिन उसके दिमाग पर ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसे इस बात की खुशी थी कि मैं पढ़ रहा हूँ। और आज का एक ऐसा दौर है, अगर आपको एक 10 रुपये की कॉपी ना मिले, 10 रुपये की किताब छोड़ी, अगर कहा जाए आपको, अगर आपके गार्जियन ने एक कॉपी अगर आपके पास शॉर्टेज है, आप तुरंत बस्ता फेंकते हो, कहते हो कि हम नहीं जाएंगे पढ़ने। इसलिए वह एक ग्रेट थी। इतनी सारी बेइज्जती सहते हुए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ूंगा, चाहे क्लास में बैठ के पढ़ूं या क्लास के बाहर बैठ के पढ़ूं। आगे चले, 1906 लगभग 1891 में पैदा हुए। 1906 यानी लगभग कहा जाए 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई माता रमाबाई के साथ। और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। और जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई दादा कुलेस्कर से। दादा कुलेस्कर कौन थे? दादा कुलेस्कर उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बाबा साहब को देखा और इनको देखा और समझा, और समझने के बाद उनको एहसास हुआ कि बालक जरूर ही कुछ ना कुछ कर सकता है। और उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए दादा कुलेस्कर, उनसे मिले और दोनों में बातचीत हुई और बातचीत बढ़ती गई। धीरे धीरे कुलेस्कर ने बाबा साहब के सारी परिस्थितियों को जाना और समझा। और फिर बाबा साहब ने कहा कि मैं और पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उस समय दादा कुलेस्कर ने उनकी मदद की और उन्होंने मदद से उन्होंने बड़ौदा के रियासत साहू जी महाराज के पास ले गए। और साहू जी महाराज के यहाँ एक उनकी भी एक अच्छी खासियत थी, वो जो पढ़ने वाले लोग होते उनको इंस्पायर करते थे। और साहू जी महाराज ने उन्हें एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया 25 रुपये प्रत्येक महीने का, और जिसकी वजह से ये न्यूयॉर्क गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से इन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। जब ये एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे थे, वहीं इनका एक दोस्त बना जिनका नाम था नवल, और यह उनका पारसी फ्रेंड था जो लाइफ लॉन्ग उनका दोस्त बना रहा। तो माय डियर चिल्ड्रेन, अब 1913 में जब पढ़ने गए, 4 साल पढ़ने के दौरान 1917 में जून को ये वापस इंडिया आए। लेकिन वापस इंडिया आने के पहले इनकी बहुत सारी पुस्तकें थी, और इन्होंने पुस्तकों बहुत जो भी इन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी, उन सारी पुस्तकों को इन्होंने एक शिप में भेजा था, यानी शिप बुक किया था, क्योंकि सारी पुस्तकें भारत आए। लेकिन उसी दौरान सन 1914 से और 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और उसी विश्व युद्ध में जर्मनी की एक जहाज, पनडुब्बी जहाज, जो पानी में डूब गई। अब पानी में डूब गई और इधर शोर मच गया कि बाबा साहब पनडुब्बी जहाज में आ रहे थे और पनडुब्बी जहाज डूब जाने के कारण बाबा साहब की मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस जहाज में बाबा साहब की सिर्फ पुस्तकें थी, बाबा साहब नहीं आए। यानी कहा जाए कि नुकसान तो हुआ, लेकिन एक हीरे का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ यानी कहा जाए ज्ञान का नुकसान नहीं हुआ, किताब का नुकसान हुआ, यानी बाबा साहब बाल बाल बचे रहे। अब माय डियर, इसके आगे की कहानी क्या है? इसके आगे की कहानी क्या है? तो इसके आगे की कहानी क्या है बच्चों? 1917 में जब ये वापस आए तो इनको साहू जी महाराज की यहाँ एक शर्त थी कि आपको पढ़कर वापस आने के बाद आपको हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। और इन्हें तो नौकरी मिल गई, इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई, यानी सेना सचिव के पद पर इन्हें नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जब ये नौकरी करने के लिए जहां पर इन्हें नौकरी करनी थी, वहां एक कमरा लेने गए, वहां भी इन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी। लोग इन्हें कमरा देने के लिए नहीं तैयार थे। किसी तरह झूठ बोलकर इन्होंने एक जगह कमरा इन्हें मिला भी, लेकिन रात में उसे ही पता चल गया यह व्यक्ति तो माहर जात का है। उसे किसी ने चुगली कर दिया और वह व्यक्ति ने
उस व्यक्ति ने रात में आकर बाबा साहब के बक्से को उठाकर फेंक दिया। इवन बाबा साहब को भी धक्के मारकर निकाल दिया। और इससे भी बड़ी दुर्घटना, मतलब इससे भी बड़ी बेइज्जती तब हुई कि जब बाबा साहब वापस अपने वापिस ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, वहां के जितने भी एम्प्लॉय थे ना, नाक से कूदते हुए, यानी इनका स्वागत ना करते हुए, यानी एक सेना सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भी अपमान सहना पड़ा। जो अपने आने जाने के लिए, वहां जितने भी एम्प्लॉय थे, अपने आने जाने के लिए रेड कारपेट बिछाया था, लेकिन जैसे ही बाबा साहब पहुंचे, कारपेट उठा दिया। बोला छूत आ रहा है, उसके लिए कारपेट की क्या जरूरत है, भले वो कितना बड़ा पद क्यों ना हो। ऐसी मानसिकता थी लोगों की। कारपेट उठा दिया, और जो चपरासी फाइल देना था, वो चपरासी फाइल उठाकर बाबा साहब के, आप मानेंगे नहीं, टेबल पर से पटक देता था। और जो फाइल वो साइन करते तो फाइल को नहीं उठाता था। और जैसे ही बाबा साहब शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद जब ही घर जाते थे, तुरंत वहां गंगा जल छिड़कता था कि ताकि ऑफिस पवित्र हो जाए। यह तो दशा थी। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप जानिए। अगर हमारी बात पे बिलीव नहीं होता तो आप पढ़ें। बहुत सारी मूवी बनी, संविधान मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर बनी हैं, आप देखिए और आपकी आंखें खुलेगी कि क्या थे बाबा साहब। चलिए, इसके आगे क्या हुआ। जब बाबा साहब इतनी यातनाएं झेलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे भाइयों के साथ क्या होता होगा जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। वहीं से इन्होंने क्या किया, उसके बाद हाँ, यह जो नौकरी है, यह नौकरी ज्यादा नहीं चली। उन्होंने अपने रियासत को पत्र लिखा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा। तो खैर यह नौकरी ज्यादा दिन चली नहीं। 1918 में बाबा साहब प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन किया। अब प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन किया बीयू में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। शुरू में इनिशियल स्टेज में बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। वहां का कुलपति समझाया, अरे बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान है, ही इज अ वेल क्वालिफाइड पर्सन। तो उनके बच्चों ने उनकी बात को माना। जब बाबा साहब 1-2 क्लास अटेंड करने के बाद वे सब बाबा साहब के मुरीद बने और फिर पढ़ना शुरू किए। लेकिन बाबा साहब देख रहे थे कि अभी भी समाज की स्थिति सुधर नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया कि इन सारे चीज को त्याग दिया और फिर अपने लोगों के साथ मिला और उन्हें समझाया। और धीरे धीरे करते उन्होंने लोगों को समझाया और धीरे धीरे संगठन बनाने का तैयारी किया। और तैयारी करते करते कहानी बहुत बड़ी है। इसके मिडिल में बाबा साहब ने अपने पढ़ाई के दौरान अपने बहुत सारे औलाद यानी कहा संतान को उन्होंने खो दिया। अच्छी मतलब कहा जाए पैसे के अभाव में बहुत सारे संतान को भी खो दिया और इलाज नहीं हो पाया। और एक चीज हम आपको बताएं, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, पूरे भारत के लोग मानते हैं। दलित उन्हें भगवान की तरह पूजता है। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर किसी का रोल है माता रमाबाई को कोई नहीं याद करता। हकीकत तय है, अगर आज माता रमाबाई का हाथ ना होता तो बाबा साहब ग्रेट नहीं बनते। आज हमारी और आपके घर में जो बहुएं आती हैं, खुद की अपनी वाइफ को देख लो ना, अगर थोड़ी सी अगर कहीं कमी हो जाए ना तो पूरा घर आसमान सर पे उठा लेती हैं। लेकिन हे माता रमाबाई, इन्होंने बाबा साहब की राह में कभी रोड़ा नहीं बना, हमेशा साथ दिया। कितनी यातनाएं झेली, 25 रुपए में गुजारा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुद्रास्फीति में जब रुपए की कीमत 25 रुपए कम पड़ने लगे तो उपली बेचकर यानी कंडी बेचकर बाबा साहब को पैसा बेचती थी। बाबा साहब वहां पढ़ते थे। इसके आगे की कहानी यह है, माय डियर चिल्ड्रन। धीरे धीरे उन्होंने संगठन बनाया। जब देश आजादी के करीब आया, कहा जाए 1930, 1931 और 1932 में इधर हमारे महात्मा गांधी जी ने सबने नमक कानून तोड़ो के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन। और उसी समय साइमन कमीशन भारत आया था
यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि भारत के लोगों का विचार कैसा है, एक रिपोर्ट दी जाए। और रेमजे मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक वो मांगा लिखित कि यानी कि रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मांगने के उपरांत उन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन किया, एक गोलमेज सम्मेलन किया। और गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने भारत के जितने भी राजा रियासत के लोग थे और इसके अलावा जो भी हिंदू सभा के लोग थे, जो भी सिख सभा के लोग थे, यानी कई लोगों को बुलाया। गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932 में। बाबा साहब ने हर गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया, लेकिन पहला जो गोलमेज सम्मेलन था प्यारे बच्चों, ये निष्क्रिय रहा। निष्क्रिय रहने का सबसे बड़ा कारण यह था माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे भारत देश में उस समय गांधी जी एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में काम करते थे। अरे कुछ लोग तो गांधी जी को भी गाली देते हैं भाई। धन्य है महापुरुष। अगर मैं गांधी जी के विषय में बताऊं ना, अभी एक अपने गांव में आज के दौरान ना एक मड़हा उठाने जाओ, मड़हा, विश्वास नहीं करिएगा, 25 लोग को बुलाइएगा, 5 लोग मिलेंगे। महात्मा गांधी की क्वालिटी ऐसी थी ना। बताइए 1920 और 21 में हमारा भारत कभी राष्ट्र नहीं बना था, हमारा भारत राष्ट्र नहीं था, लेकिन उस दौरान दांडी यात्रा के दौरान 75 लोगों से अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके पीछे पता नहीं कितने लोग जुड़ते चले गए। ये क्वालिटी थी महात्मा गांधी की। और आज ना एक आपके मड़हा उठाने के लिए 5 लोग नहीं मिलते हैं। उस समय एक राष्ट्र को जगाने के लिए कितने कितने लोग गांधी जी के पीछे चल पड़ते थे। ये गांधी जी की क्वालिटी है। लेकिन अभी मैं गांधी जी के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है आने वाला 2 अक्टूबर कमिंग फ्यूचर में मैं गांधी जी के विषय में बताऊंगा। कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग उनके विषय में उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं। देखिए एक चीज हम आपको बताएं बच्चों, हर आदमी की एक एक अलग मतलब समय की बात होती है। आपकी चाहे कितनी भी अच्छाई हो, लेकिन एक बुराई कहीं से निकल जाएगी ना, आपकी सारी अच्छाई पे पानी फेर देता है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पहले जानेंगे तब बोलेंगे। अब मैंने ये बताया आपको 1930 और 1931 और 1932 ये आरटीसी हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और वहां का जो प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड ने इरविन को कहा कि आप भारत के लोगों को भेजो। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय इंग्लैंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। उसके सामने एक समस्या आ गई कि मैं अपने इंग्लैंड को संभालूं कि भारत को संभालूं। अब प्लस आज भारत में हर जगह से एक आवाज उठनी शुरू हो गई थी कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और अंग्रेजों को भी लगा था कि अब हम भारत में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन उसे मोहब्बत थी भारत पे कि अगर मैं भारत छोड़ के जाऊंगा तो भारत चले कैसे। उसको एक शंका था, संदेह था, या कहीं कहीं उसकी कूटनीति भी थी कि अगर भारत के लोग संविधान नहीं बना पाएंगे तो मैं इजी इंडिया पे राज करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपको तो पता ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और पहला गोलमेज सम्मेलन ये इसलिए असफल रहा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके पीछे कारण था, क्योंकि भारत में हमारे महात्मा यानी कांग्रेस का जो नेतृत्व करता गांधी जी बहुत बड़े रोल में थे। और गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। क्यों नहीं गए, कहानी बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। अब पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, सब लोगों ने गए। जब गांधी जी नहीं गए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था ना कि ये जो जितने भी लोग हैं गांधी जी, क्योंकि आज अगर इनकी बात सुनकर मैं कोई काम करता हूँ तो हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आज भारत में लोग गांधी को फॉलो करते हैं। गांधी अगर कह देगा तो सब मान जाएंगे। इसीलिए उसको मैकडोनाल्ड को गांधी का इंतजार था, रेमजे मैकडोनाल्ड को गांधी का इंतजार था, लेकिन गांधी तो गए नहीं। फिर उन्होंने 1931 में फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया और इरविन को बोला आपकी बार इस बार गांधी को अवश्य भेजो। दिल्ली में
इरविन और गांधी की भी समझौता हुआ। समझौते में बहुत सारी बात है, वो नहीं बताऊंगा। फिर गांधी जी सेकेंड जो है गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद गांधी जी और बहस चली, लोग सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग करने लगे। सिख समुदाय मांग करने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा मुझे सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए, मुझे अपना एक अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। गांधी जी तैयार हो गए। लेकिन जब बाबा साहब ने कहा कि मुझे भी चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रेट, गांधी जी ने तुरंत हाथ खड़ा किया, बोला मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तो क्यों? गांधी जी कहते थे अछूत हिंदू के हिस्सा है, हिंदू के पार्ट है, बिना अछूतों के हिंदू की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ये गांधी जी ने कहा। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब जानते थे कि कहीं ना कहीं आज लोग हिंदू तो मान रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें वो जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके लिए बाबा साहब ने कहा कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें चाहिए आरक्षण, रिजर्वेशन। हाँ, तो पहले तो बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की, गांधी जी नहीं माने। गांधी जी नहीं माने सेपरेट इलेक्ट्रेट की। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच गांधी जी ने जेल में अनशन कर दिया कि अब मैं खाना, क्योंकि गांधी जी, क्योंकि बाबा साहब मान ही नहीं रहे थे। बाबा साहब कह रहे थे मुझे सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, गांधी जी मान नहीं रहे थे। गांधी जी ने कहा कि अब मैं अनशन में बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया गांधी जी ने। मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब और गांधी जी के डॉक्टर बाबा साहब, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी के बीच बैठक हुई। फिर गांधी जी ने कहा चल ठीक है अम्बेडकर, तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगा। तो बात यहाँ तक तय हुई कि चलो ठीक है, मुझे सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं चाहिए, कम से कम मुझे आरक्षण दिया जाए। एक पूना पैक्ट समझौता हुआ गांधी जी बाबा साहब के बीच, और इस बात पे तय हुआ कि ठीक है कि चलो हम तुम्हें आरक्षण देंगे, और इस बात पे तय हुआ। और उसके बाद की घटना यह हुई जब संविधान सभा के लिखने की बात आई। जब संविधान लिखने की बात आई प्यारे बच्चों, उस समय संविधान सभा में जाने के लिए आपको इलेक्शन जीत कर जाना पड़ता है। इस सिचुएशन में बाबा साहब संविधान सभा में जाने के लिए पहले बॉम्बे से चुनाव लड़े, लेकिन दूषित मानसिकता के लोग बाबा साहब को बॉम्बे से चुनाव हरा दिए। फिर सेकेंड बार उन्होंने संविधान सभा, क्योंकि संविधान की एक सभा बैठी और उस सभा में जो चुनाव जीत के जाएगा वही संविधान सभा का मेंबर बनेगा। तो उस कंडीशन में बाबा साहब पहले बॉम्बे से चुनाव लड़ा, तो वहां के लोगों ने उन्हें हरा दिया। फिर बाबा साहब ने दिमाग लगाया और फिर चुनाव लड़ा बंगाल से, जहां के मुस्लिम लोगों ने बॉम्बे साहब को चुनाव जिताया। लेकिन उसी समय सन 1947 में बंटवारा हो गया। जिस क्षेत्र से बाबा साहब ने चुनाव लड़ा वह क्षेत्र बांग्लादेश हो गया, यानी कहने का मतलब वो भारत के हिस्से से कट गया। बाबा साहब फिर संविधान सभा के बाहर आ गए, लेकिन तब तक लोगों को ये बात समझ में आ चुका था कि बिना बाबा साहब के संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसी समय माय डियर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्री BN राव जी एंड राजेंद्र प्रसाद को समझाया और कहा कि जाकर आप बीजी खरे जो बॉम्बे के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बीजी खरे, उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी आप जाकर बीजी खरे को समझाइए, अब बिना बाबा साहब की संविधान नहीं लिखा जा सकता। तो उन्होंने खरे जी से कहा, तब जाकर एक यम जयकर तब उनके जो एक सांसद जो थे वो जीत के आए थे, MM जयकर नाम था उनका, उनको अपने पद से इस्तीफा दिलाया गया और उनकी जगह पर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा गया। तो ये थी माय डियर बच्चों की बाबा साहब की कहानी। उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। बाबा साहब संविधान सभा में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने।
और फिर ये थी बाबा, मतलब कहा जाए ये था एक अम्बेडकर युग। इसके आगे कहानी प्यारे बच्चों बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप इतना जानो कि बाबा साहब ने कितनी कड़ी मेहनत के बाद भारत का संविधान बनाया। और भारत के संविधान बनाते समय बाबा साहब ने किसी के साथ कोई मतभेद नहीं किया। ये सत्य है कि बाबा साहब ने आरक्षण का मांग किया, अगर नहीं करते, क्योंकि बाबा साहब जानते थे अगर आज देश अपना आजाद हो जाता, अगर सब बाबा आजाद हो जाने के बाद अगर ये संविधान, अगर ये आरक्षण नहीं होता ना, आज भी दलित शोषित वर्ग के लोग आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे वो इलेक्शन में या किसी भी। आप देखते होंगे इलेक्शन में भी दलितों को आरक्षण मिलता है, ओबीसी को आरक्षण मिलता है। अगर आरक्षण न होता ना, एक ग्राम का प्रधान भी ना दलित का बनता ना ओबीसी का बनता। और विधायक एमपी की तो बात छोड़ दीजिए आप, आपकी जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी ना, दलितों या फिर ओबीसी की जिसकी भी संख्या ज्यादा होते हुए भी आप कभी चुनाव नहीं जीत पाते। तो बाबा साहब विजनरी पर्सन थे। ये तो मान लीजिए दलितों के हित में उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा जरा आप सोचिए, हमारे भारत की महिलाओं को पढ़ने का कोई छूट नहीं था। संविधान में बाबा साहब ने इक्वल राइट दी। बाप की प्रॉपर्टी में जितना बेटे का हक उतनी बेटियों का भी हक है। सिर्फ यही नहीं, संविधान में बाबा साहब ने सबको हर राइट एक समान अधिकार भी दिया। उस समय दलित जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, बाबा साहब उसके उत्थान के लिए नहीं उन्होंने संविधान आरक्षण की मांग की थी। क्योंकि अगर इतिहास पढ़ेंगे ना तो बहुत दयनीय स्थिति थी प्यारे बच्चों। लेकिन हमको अभी आप जब आप हायर स्टडी पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अनदेखा करना पड़ता है, नहीं बोला जा सकता है। तो ये था आपका अम्बेडकर युग। अगर वीडियो से कुछ सीखे हो तो अमल करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं आपसे। आई होप अब जो भी महापुरुष का, किसी भी महापुरुष का कोई भी जन्मदिन होगा तो मैं इसी तरह की आपको वीडियो बनाऊंगा हर एक महापुरुष पर। तब तक तो यहीं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। फिर मैं नेक्स्ट मिलूंगा अपने उसी इंग्लिश क्लास के साथ। आपको इंस्पायर करूंगा, आपको सिखाऊंगा इंग्लिश, और उम्मीद करूंगा कि एक ना एक दिन आप धीरे धीरे मेरे साथ रहेंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज मैंने बाबा साहब के विषय में बताया, और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाए इंग्लिश। देखो मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, कोशिश करता है, इंस्पायर करता हूँ। देखो गांव के बच्चों के साथ एक समस्या होती है, लेकिन प्यारे बच्चे एक चीज मानिएगा, भविष्य में बिना इंग्लिश की अच्छी बिना अंग्रेजी की भाषा की सहायता के बिना अच्छी नौकरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच।